हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है एडवांस। एडवांस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के लिए। एडवांस जो है 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरेस्ट फ्री एडवांस होता है और एक इंटरेस्ट वेयरिंग एडवांस होता है। इंटरेस्ट फ्री एडवांस कौन से होते हैं? जैसे जो एडवांस दिया जाता है टूर पर जाते समय या ट्रांसफ़र जो होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, तब जो एडवांस दिया जाता है इसे बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री, मतलब होता है इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, और एक एडवांस दिया जाता है क्या, जब जो टीए मतलब जब मिलता है फैमिली के लिए, जिस जो गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सर्विस में रहते हुए उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी फैमिली के लिए जो टीए का पैसा मिलेगा उसका एडवांस दिया जाता है। एलटीसी पर भी एडवांस दिया जाता है। एलटीसी का जो कि लीव ट्रैवल कंसेशन जो होता है, जो मतलब एक साल में मतलब जो शुरू की सर्विस होती हैं एलटीसी, जब हम पढ़ेंगे इसके कई रूल हैं। शुरू के 8 साल में जो हर साल मिलता है एलटीसी, तो मतलब आप याद रखिएगा एलटीसी पर जो होता है वो एडवांस दिया जाता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री होता है। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी एडवांस दिया जाता है, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसमें भी जो है इंटरेस्ट फ्री रहता है। तो ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होता है। और ये है इंटरेस्ट बेरिंग, इस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कौन कौन सा है इसमें 2 हैं। एक तो पर्सनल कंप्यूटर या फिर आप आईपैड खरीद रहे हैं तो इंटरेस्ट बेरिंग एडवांस है ये, या फिर कंस्ट्रक्शन परचेज एंड एनलार्जमेंट ऑफ हाउस, मतलब आप घर बनाने के लिए, घर को उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेयरिंग जो एडवांस हो गए वो 2 तरीके के हो गए, ध्यान रखिएगा। एक तो कंप्यूटर ख़रीदने के लिए है और एक आईपैड, मतलब ये कंप्यूटर आईपैड ख़रीदने के लिए, और एक जो है हाउस फ्लैट वगैरह ख़रीदने के लिए। ठीक है, इन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है प्रिस्क्राइब किया जाता है, हर साल का अलग अलग होता है फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, इस साल का जो है 7.10% है 2026-27 का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे इंटरेस्ट वेयरिंग जो एडवांस है उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, बाकी ये जो है इसके बारे में तो जब हम टूर ट्रांसफ़र पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, और ये जो है एलटीसी मेडिकल वगैरह ये सब पढ़ेंगे, तो हम सारी चीज़ें तभी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस में हम ये केस भी पढ़ेंगे, तो ये सब जो है उन वहाँ पर कवर हो जाता है ये सब केस। लेकिन ये वाला जो अलग से पढ़ना पड़ता है, जो इंटरेस्ट वेयरिंग वाले जो एडवांसेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर एडवांसेस में क्या क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस जो है डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसको देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी मतलब इसका क्राइटेरिया होता है, वो पूरा होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्या क्या इसमें होता है देखिएगा। पहली बात तो ये जो है ये 50,000 तक ही मिल सकता है, या फिर इसके एक्चुअल प्राइस जो है वो मिलेगा, लेकिन विच एवर इज़ लोअर, जो कम होगा। ठीक है, मतलब 50,000 तक ही मिल सकता है, ये आप याद रखिएगा। या फिर जो है एक्चुअल प्राइस मिलेगा, लेकिन मिलेगा कम वाला ही। ठीक है, कम वाला मिलेगा। मान लीजिए जैसे एक कंप्यूटर है वो 35,000 का है। ठीक है, 35,000 का है तो आपको कम वाला मिलेगा, 35,000 मिलेगा, ना कि 50,000 मिलेगा। 50,000 तक मिल सकता है, याद रखिएगा। इसमें जो है एचओडी या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो है इसके सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हैं। और फॉर्म 6 जो होता है जीएफआर में बताया गया है, उसमें जो है इसकी डिटेल भरनी होती है कि इसको मतलब क्लेम करने के लिए। फिर जो है सेकंड एडवांस, ये अगर लेना हो सेकंड एडवांस, तो सेकंड एडवांस जो है 3 साल से पहले नहीं मिल सकता। मतलब आपने क्या एक फ़र्स्ट एडवांस लिया था, फ़र्स्ट एडवांस आपने लिया तो उसको जो है 3 साल की, जब तक उस मतलब फ़र्स्ट एडवांस के लिए नहीं हो जाएंगे 3 साल के बिना गैप के लिए, बिना गैप के आपको ये नहीं मिल सकता। ठीक है, मतलब पहला कंप्यूटर ख़रीदने के 3 साल के बाद ही आप जो है दूसरा एडवांस ले सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम जो है पूरी सर्विस में आप जो है सिर्फ 5 बार ही ले सकते हैं, 5 टाइम्स, ओनली 5 टाइम्स आप जो है पूरी सर्विस के अंदर इसको ले सकते हैं कंप्यूटर एडवांस के लिए। ठीक है, अच्छा कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या है, जैसे आप कभी विदेश से, मतलब आपने मान लीजिए विदेश से कंप्यूटर मंगाया, अपना कुछ स्पेशल कंप्यूटर मंगाना चाह रहे हैं विदेश से, तो कस्टम ड्यूटी जो इस पर लगेगी, तो कस्टम ड्यूटी का चार्जेस जो है इस एडवांस से नहीं दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी आप इस कस्टम ड्यूटी में आप इसका पैसा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अब है मोर्टेज, मोर्टेज मतलब होता है गिरवी, मतलब जो फॉर्म 4 जो होता है उसमें आपको लैपटॉप का या जो भी सिस्टम है उसका नंबर, उसका सीरियल नंबर, ये सब लिखना होगा, क्योंकि आप इस तरीके से उस पर एडवांस ले रहे हैं तो मतलब उसको गिरवी ही रख रहे हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्म 4 में सारी जानकारी देनी होती है। उसके अलावा रीपेमेंट की अगर हम बात करें, ये रीपेमेंट है, तो जो कंप्यूटर एडवांस जो होता है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस जो है यहाँ पर इसका रीपेमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। रीपेमेंट आपको करना होगा मैक्सिमम, यहाँ पर जो 150 मंथली इंस्टॉलमेंट ही बन सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपके लिए जो इतनी 150 किस्त ही बन सकती हैं, इन्हीं में चुकाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा किस्त नहीं बन सकती।
ठीक है। और सेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल एमेलुमेंट्स, मतलब आपका जो एमेलुमेंट्स है सैलरी जो है उस सैलरी के जो है मतलब 50% से ज़्यादा डिडक्ट नहीं किया जा सकता और 150 किस्त ही इसकी बनेंगी, ठीक है। तो ये इसमें जो है रूल्स वगैरह कुछ दिए गए हैं। तो ये जो है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहीं से आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिए, ठीक है। ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितनी बार मिल सकता है, 5 बार मिल सकता है, 3 साल का इसमें ब्रेक जरूरी है, एक लेने के बाद जब आप दूसरा लेंगे इसमें, ठीक है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और 150 महीने की किस्तें ही अधिकतम 150 महीने की किस्तें बन सकती हैं और एमेलुमेंट्स 50% से ज़्यादा की कटौती नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अब बात आती है किसकी, हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो किसी किसी मिल सकता है वो आप देखिएगा। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट परमानेंट हैं, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट परमानेंट, जो परमानेंट हैं स्थायी हैं उन्हें तो ये मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा नॉन परमानेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्हें भी मिल जाता है। कंडीशन क्या है कि उनकी 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो उन्हें जो है ये दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट में सेंट्रल में या फिर कंपनी में या फिर किसी बॉडी में अगर वो डेपुटेशन पर गए हुए हैं तो उन्हें भी ये जो है हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस दिया जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉय जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के हैं उन्हें भी दे दिया जाता है। ऑल इंडिया रेडियोज़ में सर्वेंट जो हैं वो उन्हें 5 साल हो गए रेगुलर सर्विस को, तो उन्हें भी दे दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं गवर्न बाई द पेमेंट ऑफ विजिस एक्ट 1936, अगर इस एक्ट से जो सर्वेंट हैं वो गवर्न है तो इन्हें भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है फॉरेन सर्विस पर एंड डेपुटेशन पर, तो उन्हें जो है दिया जाएगा, लेकिन डेपुटेशन पे होते हैं चूँकि, तो उनको जो पेरेंट डिपार्टमेंट जो उनका होता है उसके द्वारा दिया जाता है। तो इसकी एक एलिजिबिलिटी है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। एक बार और वीडियो यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा हल्की करके, ठीक है। मैंने ये बताया, इसको आप ज़रूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, पति और पत्नी दोनों अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो जो है इस यहाँ पर जो है जॉइंटली भी ले सकते हैं वो, या फिर वो सेपरेट भी ले सकते हैं, दोनों के लिए वो एलिजिबल होते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, उसके ऊपर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चल रही होती है गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक रिजल्ट नहीं आता है उसको, तब तक जो उसे नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा कौन कौन से पर्पज़ के लिए ये लिया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस पर्पज़ के लिए इसे ले सकते हैं। तो पर्पज़ क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 क्या है, बिल्डिंग ऑन योर ओन प्लॉट, सही है। इसमें क्या है, अपने खुद का अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, अपने मतलब आपके मतलब जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, या उसकी स्पॉइस किसी के भी नाम पर जो है प्लॉट या फिर नया घर बनाने के लिए आप यहाँ पर जो है ये मिल सकता है, ठीक है। बाइंग ए प्लॉट एंड बिल्डिंग, मतलब पहले आप प्लॉट खरीद रहे हैं फिर उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, तो इसके लिए भी इसे HBA दिया जाता है। कोऑपरेटिव स्कीम, कोऑपरेटिव स्कीम का मतलब है जैसे किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी या ग्रुपिंग हाउसिंग सोसाइटी के जरिए फ्लैट खरीदते हैं तो उनके लिए भी ये HBA दिया जाता है, ठीक है। और जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो होती हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम मतलब जैसे दिल्ली, बेंगलुरु या यूपी में जो लखनऊ है, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत जो है घर खरीदे जाते हैं, तो उसके लिए भी जो हाउस बिल्डिंग अलाउंस जो है दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाइंग रेडी बिल्ट हाउस, जो रेडी बिल्ट हाउस होते हैं मतलब बना बनाया घर जो होता है, हाउसिंग बोर्ड है या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो क्या करते हैं बना बनाया घर बेचते हैं, तो उसमें जो है इसके लिए भी ये हाउस बिल्डिंग अलाउंस जो है डिपार्टमेंट देता है अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। और एक्सपेंडिंग एन एक्सिस्टिंग हाउस, आपका जो एक्सिस्टिंग हाउस है उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, पहले से बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी HBA अलाउड दिया जाएगा। रिपेइंग ए प्रीवियस लोन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुराना लोन चुकाना, क्योंकि अगर आपने पुराना कोई लोन ले रखा है प्राइवेट स्रोतों से, घर बनाने के लिए किसी भी तरीके से आपने लोन ले रखा है, ठीक है, तो उसके लिए भी चुकाने के लिए ये लोन दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो ट्रांसफ़र बैंक होम लोन, देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर आपने मान लीजिए पहले से किसी बैंक से या फिर किसी भी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई होम लोन ले रखा है, तो फिर क्या होगा आपका जो है मतलब उसमें HBA स्कीम से पैसा ट्रांसफ़र उसमें हो जाता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने लोन ले रखा है किसी HDFC बैंक से, आपने मान लीजिए लोन ले रखा है पहले, अब आप डिपार्टमेंट से HBA लेना चाहते हैं, तो पहले जो HBA ये करेगा कि आपने जो पहला लोन ले रखा है उस HBA के पैसे से पहले वो लोन चुकाया जाएगा, उसके बाद में आपको जो बचा हुआ रुपये जो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक सिंपल सा तरीका है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, मतलब कैसे कैसे इसके लिए चुकाया जाता है लोन के लिए, इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, क्या ध्यान से देखिएगा। 2 चीज़ें इसकी ये होती हैं कि इसमें एक तो लमसम पेमेंट होता है और एक शॉप कम रेसिडेंशियल। अब देखिए इसमें मतलब जो HBA का पैसा जाएगा वो या तो लमसम एक बार में ही वो पुराना लोन आपको चुका दिया जाएगा, होम लोन जो आपने लिया था, और इसमें क्या है फिर होम लोन चुकाने की अच्छा एक चीज़ और है, जो लमसम अमाउंट जब दे दी जाएगा उसके बाद में आपको 1 महीने के भीतर जो है
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो एचबीए का आपने पैसा लिया है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट के लिए जमा करना होता है विद इन 1 मंथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा शॉप कम रेजिडेंशियल के केस समझिएगा। अगर आपका प्लॉट ऐसा है जहाँ पर क्या होता है, कभी नीचे दुकान और ऊपर मकान वाला एरिया है, तो आपको जो रेजिडेंशियल एरिया है ऊपर मकान वाला, सिर्फ इसी के लिए एचबीए मिलता है, ठीक है। रेजिडेंशियल के लिए नहीं मिलता है एचबीए, ये आप याद रखें। दुकान के लिए एचबीए नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा कंडीशन इसमें क्या क्या है, कंडीशन देखिएगा। कंडीशन इसमें ये है कि नो सेकंड लोन मतलब आपने पहले किसी अन्य सोर्स को या कोई हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह है उससे आपने लोन मतलब लोन ना लिया हो, पहले कोई लोन ना लिया हो, आप पे कोई लोन नहीं हो, अगर मान लीजिए है तो वो एचबीए से मिलते ही आप जो पैसा मिलेगा उससे आप चुकाएंगे, तो ये एक कंडीशन है। दूसरा, यू हैव नो होम, मतलब आपका उस शहर में कोई घर नहीं होना चाहिए तो ही आपको एचबीए मिल सकता है, ठीक है। हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस तभी देगा आपको डिपार्टमेंट जब आपका उस वहाँ सिटी में कोई घर नहीं होगा, ना आपके नाम पर होगा ना आपकी वाइफ के नाम पर होगा, तो किसी के भी नाम पर जो है यहाँ पर घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ना आपके किसी मान लीजिए माइनर कोई चाइल्ड है उसके नाम पर भी नहीं होना चाहिए, तभी एचबीए के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलिजिबिलिटी आप कंडीशन ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा एक यहाँ पर कंडीशन क्या है, एचयूएफ रूल का मतलब समझते हैं आप, मतलब ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि हिंदू जो अविभाजित परिवार जो होते हैं उनके सदस्य जो हैं उनमें से किसी का भी अगर घर उस शहर में है तो फिर क्या होता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी का 60% ही लोन एचबीए जो है हाउस बिल्डिंग एडवांस जो दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन मतलब अगर ठीक ठाक सही डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई कानूनी विवाद अगर उस पर है कोई तो एचबीए नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेडी बिल्ट हाउस है, मतलब बना बनाया घर, अगर आप फ्लैट मकान खरीद रहे हैं तो एडवांस जो है अब पैसा केवल मतलब सीधा पूरा भुगतान करके जो है एक तरीके से फुल पेमेंट करके भुगतान मतलब घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए दिया जाएगा, सिंपल सा तरीका इसमें बताया गया है। अच्छा, कॉस्ट सीलिंग यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये देखिएगा, कॉस्ट सीलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कॉस्ट सीलिंग का मतलब ये है कि ताकि कोई मतलब ये एक नियम बनाया गया है क्योंकि मतलब एक महंगा घर ना करे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपने हिसाब से ये घर खरीद पाए, तो उसके लिए कुछ जो है उन्होंने सीमा बना दी है, मतलब लिमिट वगैरह इन्होंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। जो मकान मतलब बनाए जाएँ, जो खरीदे जा रहे हैं उसकी कीमत जो है क्या होनी चाहिए, तो देखिए कीमत क्या होगी। जो बेसिक पे है गवर्नमेंट सर्वेंट का उसका 139 गुना, ठीक है, 139 गुना होगा एक्सक्लूडिंग प्लॉट की कॉस्ट इसमें नहीं लगाई गई है। जो बेसिक पे है उसका 139 गुना होगा होम की कॉस्ट लगाई गई है, सिर्फ हाउस जो बन रहा है उसकी, ठीक है। और ये 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एक रिलैक्सेशन मिल सकता है 25% का, डिपार्टमेंट चाहे तो मतलब 1.25 करोड़ वो पहुंचा सकता है घर की कीमत के लिए, इतना घर बना सकते हैं। इसके अलावा बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट, मान लीजिए पति और पत्नी जो है दोनों जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के जो बेसिक पे हैं उनको मिला के फिर 139 से गुणा मतलब करके तो उसका जो है कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप फॉर एनलार्जमेंट घर बड़ा करने के लिए घर ले रहे हैं तो जो ओल्ड, अब देखिए यहाँ पर आपने मान लीजिए एचबी लिया, हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया कब, इसमें जो है एनलार्जमेंट घर को बड़ा करने के लिए, तो जो ओल्ड होम जो है आपका ओल्ड होम कॉस्ट जो है प्लस न्यू जो पार्टीशन ऑफ कॉस्ट जो मतलब न्यू घर बना रहे हैं उसकी सबकी कॉस्ट जो है 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर जीपीएफ एचबीए, मतलब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट सोचते हैं कि हाउस बिल्डिंग अलाउंस तो ले ही रहे हैं, इसके अलावा हम फिर जीपीएफ निकाल लेंगे, अपना जीपीएफ में जो पैसा होगा वो वाला यूज़ कर लेंगे, तो इसकी कॉस्ट भी जो सीलिंग अमाउंट दिया है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहले ही इन्होंने ये सारे रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है इन ऑल सर्विस 1 टाइम्स गवर्नमेंट सर्वेंट कैंड एचबीए, हाउस बिल्डिंग जो एडवांस है वो सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है पूरी सर्विस में, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिएगा, अब जब गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है, न्यू होम के लिए, अपने न्यू हाउस के लिए बाइंग कर रहा है या फिर उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एडवांस है वो उसे कितना मिलेगा, एडवांस कितना मिल सकता है। अब तक तो होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस जो मिलता है मतलब टोटल कितना मिलेगा, अब यह है इसमें एडवांस कितना मिल सकता है। तो एडवांस के केस में आप देखिएगा 34, इसमें 34 मंथ का बेसिक पे और या फिर 25 लाख रुपीज़, जो भी कम होगा वो उसमें मिलेगा। इसके अलावा एक्सपेंशन के लिए जो है 34 मंथ का बेसिक पे या 10 लाख रुपीज़, जो भी कम होगा विच एवर इज़ लेस वो मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इन रूरल एरियाज़, जो कभी कभी क्या होता है गांव के एरियाज़ में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो घर बनाते हैं अपना, तो उसमें क्या देखा जाता है, जो प्लॉट प्लस हाउस, प्लॉट की कॉस्ट प्लस उनका जो घर है उसकी कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट को मिला के जो अमाउंट आता है उसका 80% तक ही लिमिट कर दी जाती है कि इतना ही एचबीए दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दे सकता है डिपार्टमेंट, 100% भी इसे किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा, इसमें देखिएगा
अभी क्या है इसमें, ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, कभी आपने देखा होगा अपनी ऑफिस में गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी भी मिलती है और उसके लिए फैमिली पेंशन भी मिलती है। मतलब कई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे होते हैं उन्हें फैमिली पेंशन और सैलरी उन्हें दोनों मिलती है। तो फैमिली पेंशन और सैलरी जब दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल रही होगी तो उन्हें फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का, क्योंकि उनको जब इस चीज़ की काउंटिंग की जाती है कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा, तो उनको जो है कि फैमिली पेंशन और सैलरी इन दोनों को मिलाकर जो है इसका 139 गुना वगैरह ये देखते हैं। ठीक है। अच्छा, डिसबर्समेंट इसका कैसे होता है वो देखिएगा ज़रा। डिसबर्समेंट में क्या है, ये बाई प्लॉट, मतलब जब आप प्लॉट खरीद रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट तो लमसम अमाउंट उसे दे दी जाता है। प्लॉट खरीदते समय लमसम मतलब एक बार में एक मुश्त राशि उसे दे दी जाती है। होम कंस्ट्रक्शन के लिए इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 2 इंस्टॉलमेंट वगैरह ये हो सकती हैं जनरली। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, आप याद रखिएगा। रिपेइंग कैपेसिटी, अच्छा रिपेइंग कैपेसिटी में क्या आता है, मान लीजिए सैलरी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी से अगर वो जैसे जो सैलरी है जनरली मैं बताता हूँ, इसमें सैलरी में 40% इसका जो पार्ट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 40% पार्ट तक ही रिपे कर सकता है लोन चुकाने के लिए जो उसने लोन लिया है। ठीक है, जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है। अच्छा, अगर मान लीजिए सैलरी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो सैलरी से ही चुका पाए, इतना उसके पास टाइम नहीं है कि उसको टाइम पीरियड कम है, 15 साल सर्विस रह गई है, फिर 20 साल सर्विस रह गई है, तो जो सफिशिएंट अगर यहाँ से नहीं हो पाता है, पैसा लोन नहीं चुक पाता है, तो क्या हो जाता है, जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो होती है वहाँ से एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा तरीका है कि अगर सैलरी से अगर नहीं हो पाया लोन की, अगर लोन का मतलब पूरा पेमेंट नहीं हो पाया, तो फिर जो है DCRG जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो होती है वहाँ से एडजस्ट कर लिया जाता है। इसको हम पेंशन रूल में पढ़ेंगे और पुरानी वीडियो जो मेरी पड़ी हुई है वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है ये। ठीक है, इसके अलावा है सर्विस लेस देन 10 ईयर्स। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस सिर्फ 10 ईयर्स रह गई है तो ये 40% का जो यहाँ पर जो लिमिट दी गई है इसे 50% की जा सकती है, मतलब सैलरी का 50% भी यूज़ किया जा सकता है लोन को रिपे करने के लिए, और बाकी जो है DCRG से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, टाइम लिमिट भी समझिएगा, टाइम लिमिट से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, टाइम लिमिट जैसे रेडी बिल्ट हाउस आपने लिया, ठीक है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपने रेडी बिल्ट हाउस लिया और 1 लमसम अमाउंट आपके लिए जमा करना होगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ ऑफ डॉक्यूमेंट मॉर्टेज। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट जो है आपने जो यहाँ पर जो है मॉर्टेज कर दिए हैं उसके 3 मंथ से उसके एक्सपायरी से पहले पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट मॉर्टेज करने पड़ेंगे जब आपने पैसा लिया है उससे 3 मंथ से पहले पहले। ठीक है, अगर आप न्यू फ्लैट ले रहे हैं तो आपको लमसम या इंस्टॉलमेंट किसी भी तरीके से दे सकता है डिपार्टमेंट के वो ऊपर है वो, लेकिन रेडीमेड में आपको जो है लमसम में ही मिल जाता है जब रेडीमेड हाउस मतलब ख़रीदा जाता है। न्यू फ्लैट में क्या है, इसमें लमसम इंस्टॉलमेंट किसी भी तरीके से ले लिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें यह है कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ विदड्रॉ 1 मंथ ऑफ गिव बिल्डर। देखिए समझिएगा, इसके मतलब ये है कि जैसे जो पैसा आपके बैंक खाते से निकालेंगे, आपके लिए HBA मिला, ठीक है, HBA मिला, जो पैसा आप बैंक खाते से निकालेंगे, ठीक है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ विड्रॉ 1 मंथ, ठीक है, जब आप विड्रॉ कर लेंगे आप बैंक खाते से उसके 1 महीने के भीतर आपको जो है फ्लैट खरीदने या फिर जो बिल्डर है उसको लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मतलब बिल्डर को वो अमाउंट आपको देना होगा। तो ये टाइम लिमिट आप थोड़ी सी याद रखिएगा। ठीक है, तो रेडी बिल्ट हाउस का जब बात हो रही होगी तो उसमें जो है 3 महीने के अंदर अंदर आपको मकान खरीद कर उसके कागजात जो है जो गवर्नमेंट के पास वो मोर्टेज रखने होंगे, और न्यू फ्लैट जब आप खरीद रहे हैं तो आपको बिल्डर को पैसा 1 महीने के अंदर देना होगा, इस तरीके से बताया गया है इसमें। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि जब घर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा हो या उसका एनलार्जमेंट करने के लिए अमाउंट लिया गया हो तो उसको जो है 50-50% करके डिपार्टमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में इसे दे देता है। ठीक है, ROI की जैसे मैंने पहले ही बताया था 2026-27 के लिए 7.10% का इसमें प्रिस्क्राइब करी गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है। इसके अलावा इसमें देखिएगा, और इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस इसमें क्या होता है, जो जैसे भी HPA जब किया जाता है तो उसको जो है इंश्योरेंस ज़रूर किया जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस में जितने भी जो कवरेज राशि है वो सब सारी देखी जाती है। खतरा जैसे फ्लड वगैरह, फायर वगैरह, लाइटिंग वगैरह, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो बचने के लिए इंश्योरेंस वगैरह किया जाता है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया है तो आपको 2% पीनल इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। बट इसमें रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन कहाँ है कि अगर आपने घर लिया है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं वहाँ आपने फ्लैट लिया है तो इस इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो सेकंड लोन फ्रॉम अदर एजेंसीज, देखिए क्या होता है, आपने मान लीजिए HBA लिया, ठीक है, HBA लिया, आपने क्या करा, हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया, उसके बाद में आपने क्या करा, क्योंकि आप क्या करते हैं सेकंड लोन लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी से, HDFC ऐसी एक कंपनी है तो HDFC से आप चाहते हैं कि सेकंड लोन ले लें, तो इस केस में क्या होगा समझिएगा, जो आपका डिपार्टमेंट है
ठीक है। डिपार्टमेंट जो है तो इसमें क्या हुआ, एनओसी देगा डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको जो है डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी, ठीक है। तभी आप जो है कहीं एचडीएफसी वगैरह कहीं से दूसरा लोन ले सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको जो है लेकिन इसमें जो है एनओसी जमा करनी पड़ेगी एचडीएफसी के लिए। और आप ये जो है 2 साल के बाद ही कर सकते हैं, मतलब एचबी आपने लिया तो 2 साल के बाद ही आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको एनओसी मिलेगी। लेकिन आप जो अमाउंट एचडीएफसी से लेंगे और एचबीए से जो आपने अमाउंट लिया है, मतलब डिपार्टमेंट से और प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन से आप जितना भी अमाउंट ले रहे हैं, वो सब जो सेलिंग लिमिट आपको याद रखनी होगी, सेलिंग लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिएगा ईएमआई, मतलब इसमें क्या है, जैसे होम कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे ही अमाउंट आता है उसके नेक्स्ट मंथ से जो है ईएमआई कटना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने एचपी लिया उसके नेक्स्ट मंथ से पैसा कटना आपकी सैलरी से शुरू हो जाता है, नेक्स्ट मंथ से। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन हो सकती है, जैसे होम कंस्ट्रक्शन अगर डिले हो गया है तो फिर जो है, अगर मतलब ऐसे डिले हो गया है तो कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन फिर 18 मंथ से आफ्टर 18 मंथ जैसे ही 18 महीने गुजरेंगे तो डेफिनेटली वो डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कंडीशन और भी चेंज होती है कि आपको पहले प्लॉट खरीदना है फिर कंस्ट्रक्शन करना है, तो फिर छूट ये है कि जो है आफ्टर 24 मंथ 24 महीने जैसे ही खत्म होंगे तुरंत डिडक्ट करना, डिडक्ट अमाउंट डिडक्ट आपको होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर रीपेमेंट के लिए जो है 240 मंथ दिए जाते हैं, 240 महीने जो है इसमें जो है दिए जाते हैं रिपेमेंट करने के लिए, 240 महीने, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, 20 साल में आप जो है इसको लोन को चुका सकते हैं, जो एचबीए आप ले रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट जब एचबीए लेता है तो 20 साल उसे मिलते हैं। और 20 साल में यहाँ पर जो 18 है, मतलब 180 मंथ जो हैं, 180 मंथ का मतलब हो जाएगा कि इसमें 180 मंथ और ये 60 मंथ, तो 180 मंथ में हम यहाँ पर देखेंगे कितना, 15 साल, ठीक है। 15 साल प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो डिपार्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट लेता है, और जो लास्ट के जो 60 मंथ है वहाँ पर इंटरेस्ट वसूल करता है। सिंपल सा इसका तरीका है रिपेमेंट के लिए, आपको याद रखना है 240 मंथ टोटल, इसमें 180 मंथ फॉर प्रिंसिपल अमाउंट एंड अनदर 60 जो मंथ जो मिल रहे हैं वो इंटरेस्ट के लिए हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट उसे पे नहीं कर पाता है जो भी उसने लोन लिया है, तो उसका जो रिटायरमेंट, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि रिटायरमेंट जो उसका फंड वगैरह वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी इच्छा से वॉलंटरी वो रिपे नहीं करता तो क्या होगा, तो डिपार्टमेंट के पास पावर है, उसका हाउस सेल करके भी वो पैसा ले सकता है जो उसने पैसा दिया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमने एचबीए के लिए कंप्लीट कर लिया, एचबीए के इसके मतलब एडवांस का हमने टॉपिक है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट कर बताइएगा। अगर आप कुछ और टॉपिक चाहते हैं, मैं सारे टॉपिक्स को यहाँ क्लियर कराता रहूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी से जल्दी सारी वीडियो में अपलोड करा दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।